हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। तो गाइज़, अभी तक मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी अपने 10 साल की जर्नी। मैंने अपने ससुराल में ये 10 साल अपने कैसे निकाले, वो सब मेरे साथ ससुराल वालों ने क्या क्या किया है, ये सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती हूँ, शिवांश मेरे पेट में होता है, 7वां महीना चल रहा होता है, जब मेरी सास मेरे साथ मारपीट करती है। मेरे को यहाँ से होंठ फूट जाता है और ब्लड निकलता है, और पेट में भी मुक्का मारती है, जिससे के कारण मुझे चक्कर आ जाते हैं। और उस टाइम पे वो तो भाग जाती हैं। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे संभाला, और मतलब उस टाइम पे मेरे पति ने ही मुझे संभाला। तो गाइज़, मैंने अपने मायके वालों के पास फ़ोन किया, पुलिस के पास फ़ोन किया, तो उधर से मेरे मायके वाले आते हैं, इधर से पुलिस आती है। मतलब साथ साथ से एंट्री होती है, 1-2 मिनट का ही फासला था। तो गाइज़, मम्मी आ जाती है, भाई आ जाते हैं, और पुलिस जो है वो आके और मेरे से स्टेटमेंट लेते हैं कि क्या बात हो गई थी। तो गाइज़, अब उस घर में दूसरी बार पुलिस आई थी। एक बार मेरी देवरानी ने पुलिस कंप्लेंट की थी, उसके बाद दोबारा मैं करती हूँ, और मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि वो लोग अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे। तो जब पुलिस स्टेटमेंट ले रही थी कि क्या हो गया था, तो मैंने उनको सारी बातें बताई। उस टाइम पे मैंने बताया मेरी सास नीचे तो चली गई थी, लेकिन नीचे से ही गालियाँ दे रही थी। रंडी, कौन पुलिस बुलाता है छोटी मोटी बात पे, ये है वो है, नंगे खानदान की यही सीखा है। मतलब ये बताओ, उसने मुझे ऐसी हालत में पेट में मुक्का मारा और मैं पुलिस भी ना बुलाऊं। और ये कोई पहली बार नहीं था, ऐसा तो चल रहा था, पहले भी कई बार हुआ है। बस ये था कि देवरानी ने तो पहले कर चुकी थी, लेकिन मेरा भी फर्स्ट टाइम था, उस टाइम मुझे भी करना पड़ा। तो गाइज़, मैं आप लोगों को आराम आराम से बताऊंगी, क्योंकि कई बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ, तो मैं एक ही बात को 2-2 बार रिपीट कर देती हूँ, कई बार 3 बार भी रिपीट कर देती हूँ। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी आप एक ही बात को 2 बार 3 बार रिपीट करते हो, तो मैं बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को बताऊँगी। तो गाइज़, उसके बाद जब पुलिस वाले भाई जो मेरे से स्टेटमेंट ले रहे थे, तो मेरे देवर और मेरे पति वहीं थे। तो मेरे पति उस टाइम तो उनको पता था मेरी कंडीशन के बारे में, वो मेरे साथ ही थे, और वो कुछ नहीं बोले, मतलब मेरी तरफ नहीं बोले, तो वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं बोले। हाँ, थोड़ी देर पहले जाल से कुछ बोल रहे थे, वो मुझे पता नहीं, उस टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब थी। बाकी उस टाइम वो वहीं बैठे थे। और जब मैंने अपने स्टेटमेंट पुलिस वाले को दी कि ऐसे ऐसे बात थी, और मेरी सास ने मेरे को यहाँ पे मारा और पेट में मारा, तो उन्होंने मतलब जो कहते हैं ना कि रजिस्टर में सब लिख लिया था, वो कंप्लेंट ही लगा लो, कंप्लेंट ही थी। तो मेरे देवर खड़े खड़े क्या कह रहे थे पुलिस वाले भैया के सामने ही कि कुछ नहीं होने वाला, बेशक कर ले, क्या होगा इन सब से, कुछ नहीं होता, उसने करके देख लिया। मतलब उसने बोला कि मेरी देवरानी ने भी किया था ना, तो मेरी देवरानी के बारे में क्या बोलता है कि उसने भी करके देख लिया, उसने क्या हमारी पूछ पड़वा दी, उसने भी ये काम करके देख लिया, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू बेशक कंप्लेंट मत कर, खामखा क्यों बदनामी करती है, ये है, मगर तेरे को बदनामी की पड़ी है, मैं उस टाइम पे बोली। और पुलिस वाले भैया ने भी ये बोला था कि आप बीच में नहीं बोल सकते, आप ना तो इनके हस्बैंड हो और ना ही इनके ससुर हो, मतलब ना तो आपको इनके मामले में बोलने का हक है। तो वो क्या बोलता, मेरी माँ है। तो पुलिस वाले भैया ने क्या बोला कि तेरी माँ ने इसको मुक्का मारा पेट में, और वो तेरी माँ है, तो तेरी माँ है तो ये थोड़ी ना है कि उसको हक है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, वो भी ऐसी हालत में। तो वो थोड़ा सा डाउन भी हुआ, मतलब वॉल्यूम कम हुई उसकी। तो क्या बोलता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कर ले जा, क्या होता है तेरे से। तो पुलिस वाले भैया ने उसको डांटा और बोला कि तेरा हक नहीं बनता बीच में बोलने का। तो गाइस, उसके बाद पुलिस वाले ने मेरे जो कंडीशन थी वो देख ली थी, खून निकल रहा था, और वो भी ये सोच रहे थे कि ऐसी हालत में मतलब चेकअप ठीक रहेगा। तो गाइस, वो मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मेरा मेडिकल कराते हैं। तो जब वहाँ मेरा मेडिकल कराया, तो मतलब यहाँ से भी और मतलब बच्चे का भी अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ था। तो भगवान की दया से बच्चा ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे जो फूट आई थी उसका मेरा मतलब FIR बन गई थी। तो गाइस, फिर मुझे वहाँ से हॉस्पिटल से ही थाने में ले जाया जाता है, मतलब वही लेके जाते हैं। साथ में मेरी मम्मी होती है, मैं अकेली नहीं थी, मम्मी मेरे साथ थी। तो मुझे जब मैं थाने में गई तो वहाँ भी मुझसे ऐसे ही पूछताछ हुई कि क्या कुछ हो गया था,
तो मैंने सब उनको बताया दोबारा से कि ऐसे ऐसी बात हो गई थी। तो मेरा तो मेडिकल जो था वो उनके पास पहुंच ही गया था। उसके बाद जो SHO थे उन्होंने मेरी सास को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया गाइज, मतलब उसने इतनी बड़ी हरकत करने के बाद भी वो वहाँ थाने में क्या कह रही थी, मुझे और मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। अरे नंगे खानदान की रंडी आ गई हमारे, तो दोनों ही थाने तहसील कर दिए, दोनों ने ही, छोटी छोटी इतनी नंगी, बड़ी इतनी नंगी, दोनों एक सी आ गई, दोनों ने थाना तहसील कर दिया। मतलब ये नहीं कि तेरी वजह से, तेरी और तेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ है, पहले भी तेरे ही वजह से, तेरी बेटी की वजह से। देखो गाइज, ना तो मेरे पति ने जापे में किया, ना मेरे देवर ने किया, देवरानी के साथ भी सास ननद ने किया था, और अब भी सास ननद, मतलब अब सास ने किया था, और आगे ननद जो करती है वो भी मैं बताऊंगी। मतलब इन्हीं की वजह से हमने ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी गालियां हम ही को दे रही है कि दोनों ने थाना तहसील कर दिया। शर्म नहीं है, नंगे खानदान की है। एक ने कर दिया फिर भी हरकतों से बाज नहीं आई कि कभी दूसरी भी कर दे। तो गाइज, जब वो ये गंदी गंदी गालियां दे रही थी तो SHO के सामने वो दे रही थी। कहते हैं ना कि दिमाग नाम की चीज़ नहीं है तो वो काम। तो SHO ने और बाकी पुलिस वाले सब सुन रहे थे, देख रहे थे। वो क्या बोले कि ये बता, मतलब मेरे देवर साथ में थे और मेरे हस्बैंड भी साथ में। तो गाइज, मेरे हस्बैंड घर पे तो मतलब मेरी सास को कुछ बोला नहीं, तो मुझे भी नहीं बोला, पर ये था कि घबरा रहे थे और मेरे साथ ही लगा लो थोड़ा सपोर्ट सा ही कर रहे थे। ये नहीं था कि भाई मेरे खिलाफ थे। लेकिन जब मुझे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता और मैं थाने में आती हूँ, उस 1-2 घंटे के गैप में वो मेरी देवर और सास के टच में आ जाता है, तो वो बिल्कुल खिलाफ। मतलब जब थाने में मेरी सास बोल रही थी, गालियाँ दे रही थी, तो मेरे देवर तो शांत खड़ा था। जो उसका खास चमचा है ना, वो तो शांत खड़ा, हाथ पे हाथ बांधे, कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ की गलती थी। उसे इतना तो पता था कि उसकी माँ की गलती है, इसलिए वो चुप खड़ा था। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो क्या कह रहे थे, कर ले क्या कर लेगी, कर ले क्या कर लेगी, मैं तो मेरी माँ के साथ हूँ। तो आप लोग देखो ना, जो जिस हस्बैंड के मेरे नाम पे मेरे ससुर ने हाथ उठाया, ननद ने हाथ उठाया, देवर ने, सबने मेरे को मार रखा है, पीट रखा है, तब मेरे हस्बैंड के मुंह से जुबान नहीं निकली। कोने में बैठा रहता था वो, वहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं तो मेरी माँ के साथ हूँ। तो मैं हैरान कि जिस आदमी ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ऐसी हालत में मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद भी अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा है। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, देखी जाएगी वो भी। तो ये सब पुलिस वाले देख रहे थे, तो उन्होंने, देवर तो शांत खड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड के पिछवाड़े पे 2 डंडे लगाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल रहा था। क्या कह रहा था कि कुछ नहीं होना, कर लिया तूने, मैंने मना किया था, ये है वो है। तो पुलिस वाले ने 2 डंडे लगाए उसके पिछवाड़े पे कि ये बता, वो तेरी माँ है, लेकिन ये भी तो तेरे बच्चे की होने वाली माँ है। तेरे एक बच्चा तो इसने तेरे से कर भी लिया, और दूसरा बच्चा इसके पेट में है, ये भी तो तेरे बच्चे की माँ है। तू अपने माँ की इतनी साइड ले रहा, तो इसकी ये तेरे लिए मायने नहीं रखती। तो उसको अच्छी डांट पड़ी। और गाइज, उधर जो है मेरी सास चिल्ला रही थी, गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। तो SHO ने क्या बोला कि ये बता, तेरी जुबान जब यहाँ पे इतनी चल रही है, इतनी गंदी गालियाँ तू हमारे सामने निकाल रही है, तो तू पीछे से क्या क्या बोलती होगी इनको। तब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी देवरानी ने भी कंप्लेंट की थी। जब बच्चा 9 दिन का था, उस दौरान मेरी देवरानी ने भी कंप्लेंट की थी। तब मेरा देवर उछल के आया, हमारे मामले में क्यों बोलती। मैंने बोला अच्छा, मैं तो तेरे मामले में नहीं बोलूँ, सच भी ना बताऊँ कि तेरी पत्नी ने कंप्लेंट की थी, मतलब FIR हुई थी पहले भी, हमारे घर में पुलिस आई है, मैं तो ये भी ना बताऊँ, और तू मेरे मामले में तू घर भी बोला, यहाँ भी बोल रहा है। तब फिर वो चुप हो गया। तो पुलिस वाले, SHO वो सब समझ गए थे कि हाँ ये औरत कैसी है, गालियाँ वालियाँ देना मतलब इसका काम है, पहले भी दी है। तो वो मानी नहीं, वो फिर भी लगातार चालू रही, बीच बीच में रुक जाती, फिर दे देती, फिर रुक जाती, फिर दे देती। तो SHO ने सीधा ये बोला कि 20 दिन का रिमांड है, तू ऐसे नहीं मानेगी, और तेरी फाइल को हम आगे भेजते हैं। पहले तेरे 20 दिन का रिमांड होगा, उसके बाद तेरे को आगे भेजेंगे, ऐसे तू मानने वाली नहीं है। तब जाकर गाइज उसको समझ आया कि हाँ तू कहाँ है, क्या बोल रही है, तब उसको समझ आया। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया कि SHO ने बोला ना कि रिमांड होगा तेरा 20 दिन का, तेरे को अंदर रखेंगे कस्टडी में, तब उसने ये बोला कि मुझसे गलती हो गई, नहीं 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 गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगी, आज के बाद नहीं करूँगी। तब उसने थोड़ी सी गलती मानना शुरू किया था। फिर SHO ने ये बोला कि हमसे गलती मत मानो, ये
जो तेरे घर की लक्ष्मी है, बहू है, जो तेरे घर के वंश को आगे बढ़ाएगी, जिसके घर पेट में तेरा वंश पल रहा है, उसको, जिसको तूने घुसा मारा और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही, उससे गलती मान लो। तो गाइज उस टाइम तो एसएचओ के सामने ये लगा लो, चाहे डर लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, मेरे सामने क्या बोलती है कि बेटा मेरे से गलती हो गई। तो फिर उसके बाद एसएचओ ने और इन सब ने मुझे बोला कि बेटा देखो कोई बात नहीं, होती रहती है, मानता हूँ कि मतलब अगर थोड़ी सी ज़्यादा बात हो जाती तो तेरे बच्चे को भी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन चलो भगवान की दया से सब ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार माफ़ कर दो, गलती मान रही है। तो गाइज फिर उस टाइम पे मुझे भी मतलब इतना कुछ उन्होंने कहने के बाद, और जब वो गलती मान रही थी तो फिर मुझे भी ये लगा कि शायद चलो अब भी इसको अकल आ जाए, आगे से क्या पता ये गालियाँ ना दे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, भगवान की दया से मेरा बच्चा ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे उसे माफ़ कर दिया और मैंने बोला ठीक है, तो सर आगे अगर ये कुछ ऐसा करती हैं तो जो एसएचओ सर थे उन्होंने मुझे मतलब पर्सनल नंबर दिए अपने, कि बोला कि बेटा ये मेरे नंबर हैं, अगर कल को ये कुछ भी तेरे साथ ऊंच नीच करते हैं, कोई भी सास ननद देवर ससुर कोई भी, तो एक बार बस खाली फ़ोन कर देना, हम तेरे घर खड़े मिलेंगे, चिंता मत कर। तो गाइज उस टाइम पे जब उन्होंने इतना मतलब पर्सनली नंबर दे दिया, इतना कुछ बोला प्यार से, तो मैं फिर मान गई और मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो गाइज उसके बाद हम घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद ऐसे ही मतलब ना मेरे से सास बोलती तो नहीं है, लेकिन ये है जब मैं ऊपर चली जाती हूँ, कुछ काम के लिए नीचे आती हूँ, ऊपर जाती हूँ, जैसे सीढ़ियाँ नीचे से होके बाहर जाती थी, तो जैसे मैं बाहर गई तो मेरे पीछे से रंडी कैसे जा रही है, हरामजादी फलानी, तो मुझे सुनता था, लेकिन फिर भी गाइज जब मैं ऊपर जाती थी तो भी यही गालियाँ। तो गाइज आप लोग सोच सकते हैं ऐसी मतलब गालियों के ऊपर तो अगर मैं फ़ोन भी करूँगी तो पुलिस वाले क्या बोलेंगे कि बेटा वो तो देगी, देखो मुंह से तो वो कुछ भी बोल सकती है। तो आप एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, या फिर सुनो ही मत, अपने पे ध्यान रखो, उसकी सुनो ही मत। तो मुझे इतना पता था, तो गालियों से तो कुछ होने वाला है नहीं, बाकी हाँ मारने की हिम्मत उनकी थी नहीं। तो ऐसे ही गाइस 7वां महीने में ये सब होता है, ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 महीने निकल जाते हैं और अब बारी आती है डिलीवरी की। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया वीडियो में कि मैं अब की बार मेरा इलाज मेरे मायके वालों ने चला रखा था। अब की बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि जीवांशी के टाइम पे जब मेरी बेटी हुई थी तो इन लोगों ने मुझे मरने की हालत तक पहुंचा दिया था। मैं या बच्चे में से कोई एक बचे या कोई से भी ना बचे, ऐसी हालत तक इन्होंने मेरी कर दी थी। तो मेरे घर वालों ने ये सोच रखा था कि चाहे कुछ हो जाए, अब की बार हम अपनी बेटी को इस हालत में अकेली नहीं छोड़ेंगे, उनके हवाले नहीं करेंगे। तो मेरा इलाज चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो गाइज़ जब मुझे 9वां महीना लग रहा था तो मैं चेकअप के दौरान जाती हूँ, तो वो मेरे दीदी के घर के पास ही पड़ता है हॉस्पिटल। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, जैसे कि हर मतलब प्रोसेस के हिसाब से 9वें महीने में हर कोई डॉक्टर कराता है। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन लोगों ने बताया कि बच्चे में थोड़ा पानी की दिक्कत है, मतलब तुरंत डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो उस टाइम तो मैंने खाना वाना खा रखा था, तो उन्होंने बोला कि अभी आप दूर मत जाना, या तो एडमिट हो जाओ या फिर कहीं पास ही रहना, ताकि रात को कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग आ सको। तो गाइस फिर मेरी दीदी का घर पास में ही था, मैं और मेरे हस्बैंड वहीं रुकते हैं। और रात तो जैसे तैसे निकल जाती है, वैसे थोड़ी दिक्कत सी तो हुई थी, लेकिन फिर रात तो जैसे तैसे निकाल लेते हैं, लेकिन सुबह हम जल्दी ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो गाइस वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरी कंडीशन थी उसके बाद, और फिर मैंने पहले बताया, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, सेकंड भी आप ट्राई भी मत करना। तो फिर दूसरे दिन जाते ही जो है मेरी डिलीवरी हो जाती है ऑपरेशन से, और मेरे को बेटा होता है। तो गाइज़ जब मुझे बेटा होता है तो वैसे तो मेरी सास ननद मुझसे 2 महीने से बात तक नहीं कर रही थी, ये तक नहीं पूछती थी क्या हाल चाल है क्या नहीं, पहले भी नहीं पूछा, लेकिन वो जो पुलिस कंप्लेंट वगैरह थी उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद जब मेरी ननद को ये पता चलता है कि लड़का हो लिया तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि पहले जो तुम लोगों ने किया है अब वो बात नहीं है, अब इसके मायके वाले अगर तू नहीं भी आएगी तो ये जापा भी निकाल देंगे इसके मायके वाले, अब नहीं मानेंगे। तो वो ये सोच के आती है कि एक तो जो मिलना होता है, लड़का हुआ है अब की बार, तो जब लड़की के टाइम पे उसने इतना कलेश किया था लेने पर,
देवर को लड़का हुआ तब भी किया था, तो अब फिर से लड़का हो गया, तो मतलब उसको ये था कि अब तो और मिलेगा। तो वो हॉस्पिटल आ जाती है और वहीं रहती है हमारे पास ही। तो मैंने भी ये सोचा चलो भाई ठीक है, खुशी की बात है, आ गई तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही पर ये है, बेशक मेरी ननद मेरे पास रह रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे मायके वालों ने मेरे को ढीला नहीं छोड़ा, उसके हवाले नहीं छोड़ा। मेरी बड़ी दीदी जो है वो मेरे साथ रहती थी, और जो ननद है वो सिर्फ दिखावटी आई थी, मतलब वो वहाँ पे लेटी रहती थी। बाकी जो मेरे कपड़े वपड़े जो धोती थी वो मेरी बड़ी दीदी जो थी वो ही कर रही थी। खाना पीना जो भी कुछ था वो मेरी दीदी कर रही थी, वो बस खाली बैठी रहती थी। पर चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि शुभ घड़ी में जो हो जाए वो अच्छा है। बेटा हो गया था, उस चीज़ की खुशी थी। तो चलो, और वो भी ठीक ठाक हो गया था, मैं भी ठीक थी, बच्चा भी ठीक था, तो सब ठीक चल रहा था। तो गाइज उसके बाद जब 2-3 दिन मैं हॉस्पिटल रहती हूँ और फिर हॉस्पिटल से मुझे घर लाया जाता है। घर आने के बाद फिर से वही काम, मेरी जो ननद है वो मुझसे भी आगे जाके, मतलब मैं गाड़ी से उतरती हूँ तो मुझसे आगे जाके लोटा लेकर फिर से खड़ी हो जाती है नेक के लिए, तीसरी बार। लेकिन अब की बार मैंने ये बोल दिया था कि चाहे जो हो जाए, मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया था और मेरे मायके वालों ने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था। मेरे मायके मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने ये बोल दिया था कि देखो चाहे जो हो जाए, जितना वो चाहती है ना हम उसको देंगे तेरी बहन को, लेकिन या तो प्यार से जापा निकालेगी, मतलब जो ये डिलीवरी का जो टाइम है, डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीना जो है, या तो वो पूरा अच्छे से करेगी, नहीं तो हम अपनी का खुद कर लेंगे। और करती है तो उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि हक भी उसी का पड़ता है। मेरे मायके वालों ने बोला कि हक तो ननद का ही पड़ता है, लेकिन भाई पहले बता रहे हैं जो हरकत उसने बेटी के टाइम पे की थी वो नहीं होनी चाहिए अब की बार। अगर बात लेने की है ना तो हम उसको खूब देंगे, लेने देने की कोई बात नहीं, हम उसको खूब दे देंगे, पर हमारी बेटी को अब की बार परेशान ना करे। और मेरे हस्बैंड को मैंने भी बोल दिया था कि जो मांगती है इसको दे दो, पर अब की बार तीसरा बच्चा है घर में, अब की बार मैं कुछ कलेश नहीं चाहती ना। मेरे मायके वालों ने भी साफ सीधा बोल दिया है कि बेटा चिंता मत करना, हम अपने आप कर देंगे, बस तेरी ननद को ये बोल देना कि तू जो चाहती है तेरे को मिल जाएगा, पर यहाँ पे कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस जब जो वो नेक वेग था वो मेरे हस्बैंड ने उसको दे दिया, और वो खुश भी थी क्योंकि उसके हिसाब से ही जो उसे चाहिए था वो मिल गया था। तो गाइस मैं अंदर आ जाती हूँ और 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है। फिर आगे जो क्या हुआ, मतलब घर आने के बाद मैं ऊपर रही नीचे रही, मतलब पिछले जापे में तो मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लेना कि जीवांशी के टाइम पे इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। तो अब की बार मैं क्या एक्शन लेती हूँ, मतलब क्या कुछ मेरे साथ होता है, आगे भी ये लोग ऐसा ही करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।